हरियाणा में कल सुबह 90 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग बूथ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की अगर बात करें तो ये संख्या है 2 करोड़ से अधिक। मतदान के लिए हरियाणा में चुनाव के लिए 20,629 पोलिंग बूथ बनाए गए। इस चुनाव में 1,031 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 101 महिलाएं हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम देखे जा रहे हैं। बूथ पर चाक चौबंद इंतजाम के लिए पोलिंग ऑफिसर्स की तैनाती हुई है। सत्तारूढ़ दल हरियाणा में हैट्रिक बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं 2 चुनाव से सत्ता से दूर विपक्षी वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी समीकरण को बदलने की आस में मैदान में है। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार के काम और प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगा है, तो वहीं कांग्रेस आरक्षण, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर हमलावर रही, जबकि महिला, युवा, किसान और गरीबों का कल्याण लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल है। अब कल जनता इन पार्टियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद करने जा रही है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट से पता चलेगा कि जनता किस पार्टी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है। डॉक्टर थानेश्वर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, अब पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी हो चुकी है। चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी रही। इस समय बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो स्थिति हरियाणा में है, क्या लग रहा है इस रण को फतेह करने में सबसे आगे कौन दिखता है? देखिए, हरियाणा में इस समय जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की जो फाइट चल रही है, उसमें 51 सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फैसला मात्र 6,000 वोटों का नजर आ रहा है। 20 सीटों पर ऐसी हैं जिसमें 13 पे बीजेपी क्लियर हो रही है और 7 पर कांग्रेस क्लियर हो रही है। तो इस हिसाब से जो 70-80 सीटों का अभी तक आप लोगों ने अवलोकन किया है, उससे साफ क्लियर हो रहा है। लेकिन जो 6,000 से कम सीटों का जो आ रहा है, उससे साफ जाहिर है कि आज की रात जो कयामत की रात जिसे हरियाणा में कहा जाता है, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। क्योंकि आज वोटरों का, बिरादरियों की जो मीटिंग हो रही है, लास्ट मोमेंट पे जाकर अभी डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जो अभी कुछ ही दिन पहले पैरोल पर बाहर आए हैं, उनका फरमान भी अभी आना बाकी है। देर रात अक्सर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से पहले देखा जाता है कि देर रात 2:30 से 3 बजे उनका फरमान आता है। पहले 20 सदस्यीय उनकी एक कमेटी है, उसको आता है, फिर 45 सदस्यीय कमेटी को आता है, फिर आगे ऐसे करते करते ग्राउंड तक वो फरमान आता है। अभी वो फरमान भी नहीं आया, क्योंकि 36 सीटें हरियाणा की ऐसी हैं जहां पर राम रहीम के अनुयायी बहुत ज्यादा है। तो अभी फरमान बाकी है, लेकिन 50 सीटें, 51 सीटें ऐसी हैं जिन पर 6,000 से कम का आंकलन है। इसलिए फाइट हरियाणा में इस समय नेक टू नेक बनी हुई है। लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है, जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी का जो वोट बैंक है बहुत नीचे जा सकता है, बीजेपी को भारी सेटबैक हो सकता है, जैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। 50-50 पहले 10 की 10 लोकसभा चुनाव की सीटें बीजेपी के पास थी 2019 में, लेकिन 2024 में मात्र 5 रह गई। इससे साफ अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना चुनाव पूरे मैनेजमेंट से उठाया है, जिस तरीके मैनेज करके चुनाव को ऊपर लेके गए हैं, अब वो सीधा सीधा कांग्रेस से फाइट में आ गए, जिससे साफ जाहिर है कि हरियाणा में कुछ भी संभव है। और कुछ 11 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फैसला निर्दलीय करेंगे। निर्दलियों के कई 11 से 13 सीटें ऐसी हैं जो निर्दलीय भी जहां जीत सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अभी यह कहना कि किस पार्टी की सरकार बनेगी या कौन सी बहुमत के साथ आएगा, मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति हो पाएगी। क्योंकि कल जिस तरीके से वोटर बाहर निकल कर आएगा, वोट करेगा, वोट करके जो उसके बॉडी में एक्सप्रेशन होता है, उससे साफ पता लग जाता है कि किस पार्टी को वोट करके आए। तो जो सर्वे एजेंसियां हमारी भी लगी हुई और भी जो सर्वे एजेंसी है, कल शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है, किसी को बहुमत आ रहा है, नहीं आ रहा है, या हंग असेंबली बन रही है। लेकिन इस समय तक फाइट नेक टू नेक है। आज की रात कयामत की रात है। आज की रात जो नेता हैं, उनके रिश्तेदार सारे एक दूसरे बिराद, जिसका जहां तक पहुंच है, एक एक वोट की कीमत है। खासतौर पर अगर मैं थानेश्वर विधानसभा सीट की बात करूं तो वहां भाग्य का फैसला करने वाली है थानेश्वर। लेकिन जरा ये बताइए, कहा जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो है हरियाणा में चीजें अभी कुछ दिनों पहले तक नजर आ रही थी, क्योंकि जाहिर है 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो वन ऑफ दोज मोस्ट फैक्टर होगा ही होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की अंदरूनी कलह बीते कुछ दिनों में नजर आई है, उसके बाद ये जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में चली गई है। यानी कहने का मतलब बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, जिस तरीके से शुरू में मैंने अभी बताया कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को हो सकता था। जैसे पंजाब में आप देखेंगे कि 10 साल की सरकार का कांग्रेस की सरकार के एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि उसको काफी बेनिफिट होगा, कांग्रेस को भी उम्मीद थी कि हमें बेनिफिट होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेने की सोची। लेकिन कांग्रेस की जो अंतरकलह थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा एक तरफ थे, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह डोमर का, जो हरियाणा के बड़े नेता गिने जाते,
वो एक तरफ थे। वीरेंद्र सिंह दोमरखा अपने बेटे को जिताने के लिए उचाना से बाहर नहीं निकले, रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के लिए कैथल से बाहर नहीं निकले, कुमारी शैलजा केवल जो 2-4 उनके अपने उम्मीदवार थे, जो उनके कहने से जो टिकटें गई हैं, जो उनके समर्थक थे, उन्हीं के उसमें घूमती रहेगी। हालांकि एक रैली के अंदर राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा को हाथ भी मिलवाया था, लेकिन हाथ मिलवाने के बावजूद भी वो हाथ तो मिल गए, जुबान मिल गई, लेकिन दिल नहीं मिले। उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी की एक रैली के बाद बाकी रैलियों में शैलजा ना के बराबर ही नजर आई। शैलजा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि मुझे याद नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा से लास्ट बात कब हुई थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि सीधी सीधी परोस कर बीजेपी ने सत्ता कांग्रेस को दी है। जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस लेना चाह रही थी, वो एंटी इनकम्बेंसी का उसे फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लेने और दलित वोटर्स जो उसे बीजेपी जिस तरीके से अटैक कर रही थी कि अशोक तंवर पर कांग्रेस ने अत्याचार किया, इसलिए अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कुमारी शैलजा दलित है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इसको काउंटर करने के लिए अशोक तंवर को कल शाम को कांग्रेस में शामिल करवा लिया, लेकिन जब कांग्रेस में अशोक तंवर शामिल हुए उस समय तक प्रचार बंद हो गया था। अशोक तंवर क्यों शामिल हुए, क्या कारण थी, क्या बीजेपी में कांग्रेस को दिक्कत है, अशोक तंवर को दिक्कत थी, ये बात वो वोटर्स तक नहीं पहुंचा पाई, जिससे कांग्रेस इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगी। हालांकि आज इस बात को काउंटर करने के लिए दिल्ली एआईसीसी में अशोक तंवर और अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने लोगों तक पहुंच पाएगी, और कितने लोगों को उसका मैसेज समझ आता है, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन अगर अभी की बात करें, एज प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है वो सीधी सीधी ये है कि कांग्रेस को जो फायदा होना था, लेकिन अपने अंतरकलह की वजह से बीजेपी ने वो फायदा कांग्रेस को होने नहीं दिया। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल था उसको काफी हद तक अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, और 10 साल में जो डबल इंजन की सरकार थी उसने जो कार्य करवाए थे, उनके एक एक कार्यकर्ता की 10-10 घरों में जाने की, प्रत्येक रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्यूटी लगाते थे। बीजेपी का कैडर इतना मजबूत है कि उन ड्यूटी उन्होंने निभाई, एक एक कार्यकर्ता 10-10 लोगों को जाकर बीजेपी ने जो काम करवाए थे वो गिनवा रहा है। तो सीधा सीधा बीजेपी को उसका फायदा होता नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस के अंदर फूट ना होती तो कांग्रेस को इसका फायदा सीधा मिलना था, लेकिन अपनी फूट की वजह से कांग्रेस इसका पूर्णतः फायदा नहीं ले पाई है। अब देखना यह है कि आज की रात को कांग्रेस किस तरीके लास्ट दांव खेलती है। जी अच्छा, जरा ये बताइए कि कुमारी शैलजा जो है उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई, उसके बाद फिर सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई। कुमारी शैलजा के दिमाग में है क्या? क्योंकि पहले तो सीएम पद की रेस में खुद को वो आगे मान रही थी, उसके बाद बड़े मुश्किल से उन्हें समझाया गया, लेकिन कुमारी शैलजा इस बात को जानती है कि चुनाव से पहले उन्हें शांत नहीं बैठना है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से भी बार बार उनसे बातचीत की जा रही है। तो अब फिर आगे क्या होता नजर आएगा? हुड्डा क्या बैक सीट ले सकते हैं? क्या कुमारी शैलजा आगे होगी अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो? देखिए, कुमारी शैलजा का जैसा आपको भी याद होगा कि पिछले दिनों एक मैसेज भी वायरल हो रखा था कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी शैलजा का बीजेपी में शामिल होने की बात कही थी। तो ऐसे में जो सिचुएशन आई थी, उसके बाद राहुल गांधी का बात करना, उससे पहले कुमारी शैलजा का जब कांग्रेस के अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी कर्ण दलाल का नॉमिनेशन करवाया था, बिना टिकट अनाउंस किए उनका नॉमिनेशन करवा दिया था, उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करा दिया था। उस दिन देर रात सबसे पहले भारत 24 ने यह खबर ब्रेक की थी कि देर रात सोनिया गांधी से मिलकर उन्होंने रिजाइन करने की बात कही थी। तब सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल अभी देश से बाहर है, देश में आएंगे तो हम बातचीत कर लेंगे। उसके बाद उसको मैसेज भी दिया गया भूपेंद्र हुड्डा को कि आप अकेले नहीं है, पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी करनी जो विधानसभा चुनाव में थी, टिकटों का बंटवारा लेके जो स्टार प्रचारक बने हुए थे वीरेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही बने रहे। कुमारी शैलजा को जो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसके बाद राहुल गांधी से कुमारी शैलजा ने मुलाकात की, उसके बाद दोबारा सोनिया गांधी से मुलाकात की, खड़गे से मुलाकात की, और अशोक गहलोत से 1.5 घंटे तक टेलीफोनिकली बात हुई, क्योंकि वो ऑब्जर्वर बनकर हरियाणा में आए थे। लेकिन कुमारी शैलजा को कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद कुमारी शैलजा जिस तरीके से प्रचार में जुटी, अपने समर्थकों के प्रचार में जुटी, उससे साफ जाहिर है कि कुमारी शैलजा अगर कांग्रेस में टिकी हुई हैं तो कोई ना कोई पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें सिग्नल मिला है। कल जिस समय अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उस समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हाव भाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थे, उनको देख के साफ लगता था कि सरप्राइजिंग है। उन्हें इतना नहीं जानकारी थी कि अशोक तंवर भी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर उनकी जानकारी में नहीं था, उनका फेस एक्सप्रेशन देख के क्रिमिनोलॉजी जो कहती है, जो माइंड पढ़ा जाता है लोगों का, एक सब्जेक्ट होता है इस एलएलबी के अंदर, तो उसके थ्रू अगर हम उसको नोट करें, उनका माइंड पढ़ने की कोशिश करें, तो साफ जाहिर होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अशोक तंवर के शामिल होने का पता ही नहीं था। तो उससे साफ जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तो आगे किया गया, टिकटें उनके हिसाब से दी गई है, सब काम उनके हिसाब से। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे। हो सकता है कांग्रेस में कुछ नया चमत्कार भी हो, जैसे 2000 पहले हुआ था कि भजनलाल के समय 69 सीटें कांग्रेस जीत के आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
हुड्डा को बना दिया गया था। उस समय भजन लाल ने भी काफी विरोध किया था, उसके बाद अपनी पार्टी भी बना ली थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने रहे। तो वही सिचुएशन अब दोबारा भी आ सकती है। अशोक तंवर हालांकि छोड़ के केवल इसीलिए गए थे कि भूपेंद्र हुड्डा मुझे कॉपरेट नहीं करते, मैं जब तक भूपेंद्र हुड्डा है मैं कांग्रेस में शामिल नहीं रह सकता। यही उन्होंने आरोप लगाते हुए कांग्रेस से रिजाइन किया था। आज भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कल जिस तरीके वो शामिल हुए, लोगों में यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिसकी वजह से आप छोड़ के गए थे, अब भी वो तो पार्टी में ही है और पार्टी की कमांड संभाले हुए इस समय। तो ऐसी सिचुएशन में आप दोबारा शामिल हुए तो रीजन क्या है, कारण क्या है? पब्लिक कारण जानना चाहती है, लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका था, अशोक तंवर अपना कोई भाषण नहीं दे सकते थे, रैली नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए आज एआईसीसी में उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन की मौजूदगी में अपनी बात कही है। लेकिन वो कांग्रेस उस बात को कितना भुना पाएगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन कुमारी शैलजा जिस शांत तरीके से अपने समर्थकों का प्रचार कर रही है और जिस तरीके वो काम कर रही है, जो उनके हाव भाव है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें कोई आश्वासन जरूर दे रखा है, जिसे यदि कांग्रेस में सत्ता आती है तो जरूर उन्हें कोई ना कोई कमांड दी जा सकती है। जी अच्छा, और बीजेपी खाने में क्या चर्चाएं हो रही है? क्योंकि काम तो किया गया, हमने देखा कि पीएम की तरफ से रैलियां हुई हैं, गृह मंत्री शाह वहां पर खुद मौजूद रहे, एक रणनीति बनाई गई और रणनीति के तहत ही बीजेपी अक्सर काम भी करती है थानेश्वर, ये हम सब जानते हैं। अब ऐसे में ये साख का सवाल बीजेपी के लिए है दोनों ही जगह। अगर दोनों ही जगह की बात कर लीजिए, जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो, हरियाणा का ये पूरा रण हो, तो अब बीजेपी के दिमाग में क्या है? हालांकि अब तो वक्त बहुत कम बचा, कल ही चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी क्या मानकर चल रही है? देखिए, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति पर विचार करेंगे तो एक बात साफ क्लियर है, बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए रैलियां की हैं। जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी, जहां कांग्रेस के एमएलए थे, बीजेपी ने वहां रैलियां की हैं। लेकिन कांग्रेस की जो रैलियां हुई हैं वहां रैलियां अधिक हुई हैं जहां पर खासतौर पर राहुल गांधी की, मैं कहूंगा राहुल गांधी की जनसभाएं, रोड शो वहां अधिक हुए हैं जहां पर कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस के एमएलए थे। मैं 3 सीटों का उदाहरण देता हूं कि मुख्य जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका गढ़ कहा जाता है झज्जर, सोनीपत और रोहतक को। राहुल गांधी की जो रैली हुई पहली सोनीपत में करवाई गई, सोनीपत में अशोक जो पवार हैं वो वहां, सुरेंद्र पवार वहां से इस समय एमएलए थे, क्योंकि वो हुड्डा का गढ़ है। और दूसरी गोहाना में कराई गई, तीसरी बहादुरगढ़ में कराई गई। तीनों जो रैलियां कराई गई ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। अपने ही गढ़ में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैलियां करवाई हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में सेंध लग रही थी। अपनी सेंध, उस सेंध को बचाने के लिए, उसको बंद करने के लिए उसने राहुल गांधी के पाले में गेंद डाली है कि आप यहां रैलियां करिए, अब ये सीटें बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी की रैलियां देखेंगे आप, उन्होंने वहां रैलियां की हैं जहां कांग्रेस का गढ़ मौजूद था। उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया, जबकि कांग्रेस अपने घर को बचाने के लिए रैलियां कर रही थी। अब सिचुएशन जो है, जो रणनीति थी, बीजेपी की एक अलग रणनीति थी, कांग्रेस की एक अलग रणनीति थी। बीजेपी ने जिस रणनीति से काम किया, जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को रोकते हुए अपना चुनाव उठाया है, जिस तरीके हरियाणा में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि चुनाव उठना यानी चरम पर पहुंचना, अपने पक्ष में उसको करना, बीजेपी ने उसको करने में काफी कामयाबी भी हासिल की है। जिस क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी वो गए हैं, जहां उत्तराखंड के सीएम की डिमांड थी वहां गए हैं। वो उनको पूरे सिस्टमेटिकल ढंग से, मैनेजमेंट तरीके से जिसे कहें कि उन्होंने रैलियां की, जबकि कांग्रेस की रैलियां मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं था। बीजेपी की रैलियों में जिस तरीके से एक जनसैलाब उमड़ा, कांग्रेस की रैलियों में उतना जनसैलाब नहीं था, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को जो शुरू में खतरा था, जो हम सबको लग रहा था कि बीजेपी की सीटें कम आ सकती हैं, लेकिन अब अपनी सीटें बीजेपी ने उससे ठीक दुगने तक पहुंचने में, यानी कि 50% फाइट करने में बीजेपी कामयाब हो गई है। आज जिस तरीके से फाइट चल रही है इस समय कांग्रेस और बीजेपी में नेक टू नेक फाइट चल रही है, उससे साफ जाहिर है कि हरियाणा की जब नतीजे आएंगे तो कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। जी। और चूंकि चुनाव को लेकर के तैयारियां ये दोनों ही पार्टियां थानेश्वर बहुत पहले से कर रही थी, हमने देखा कि राहुल गांधी जो हैं वो हुड्डा के गढ़ में उनकी मौजूदगी इस बार बहुत ज़्यादा रही, जो कि मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी से विपरीत थी। क्या इसकी कोई खास वजह है? क्योंकि हुड्डा दमखम के साथ हमेशा से चुनावी मैदान में रहे और हुड्डा एक दिग्गज नेता है, ये कोई भी इससे हर कोई इससे वाकिफ है, लेकिन हुड्डा के क्षेत्र में पहुंचना राहुल गांधी का खास तौर पर क्या दिखा रहा है? देखिए, मैं 3 सीटों का आपको अवलोकन करके मैं बताता हूं कि गोहाना से जगबीर मलिक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दी, जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक भी हैं। हालांकि सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जगबीर मलिक बुढ़े हो चुके हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उन्हें टिकट ना दी जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं टिकट दे रहा हूं, मैं जिता के लाऊंगा। लेकिन वहां पर बीजेपी के अरविंद शर्मा ने उनकी के लिए, अपना जगबीर मलिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सीट हाथ से जाती देखकर भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के जो राहुल गांधी है उनकी गोहाना में रैली करवाई। सुरेंद्र पवार का देख लीजिए, सुरेंद्र पवार जो पिछली बार के विधायक है, पिछली बार भी वो विधायक, उनके प्रति लोगों में इतना रुझान नहीं था, लेकिन वहां से जो लास्ट टाइम की विधायक थी कविता जैन, उसके बारे में आ गया
गया था कि वो बहुत अकड़ से बात करती है, कार्यकर्ताओं से मिलती नहीं है। वहां का एक शब्द प्रचलित हो गया था कि कविता जैन की गर्दन का सरिया निकालना है, दैट मींस कि उसे हराना है। तो 67,000 पंजाबी वोट थे जो एकमुश्त सुरेंद्र पवार को पड़े थे और सुरेंद्र पवार वहां से जीत गए। लेकिन इस बार सुरेंद्र पवार के सामने पंजाबी नेता निखिल मदान लड़ रहे हैं, जो मौजूदा मेयर भी हैं, यंग हैं और इजीली अवेलेबल हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। तो उसने सुरेंद्र पवार के लिए बड़ी खतरे की घंटी बजा दी। और बहादुरगढ़ की कहूं तो बहादुरगढ़ में जो राजेश जून है, राजेश जून जो कांग्रेस से अलग होकर बागी होकर अपना चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उसने राजेंद्र जून जो मौजूदा कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी। तो तीनों सीटें जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि इन सबके लिए खतरे की घंटी बज गई है, मेरी जनसभाएं करने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इन तीनों सीटों पर जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी की रैलियां करवाई और बाकी भी क्षेत्रों में इसी तरीके रैलियां करवाई गई है। आप देखिए जीटी रोड बेल्ट पर जहां बीजेपी मजबूत थी वहां बहुत कम रैली हुई है कांग्रेस की, जबकि अगर स्ट्रेटेजी थी, स्ट्रेटेजी के तहत जो बीजेपी का गढ़ है, खास तौर पे जो स्टार प्रचारक टॉप के केंद्र से आते, आला नेता होते हैं, उनकी दूसरों के गढ़ में रैलियां करवाई जाती है। लेकिन कांग्रेस ने वो रैलियां नहीं करवाई, कांग्रेस अपने ही गढ़ को बचाने में लगी रह गई। अब अगर आप इन पूरी की जहां जहां राहुल गांधी की रैलियां हुई, अगर पूरी रैलियों का हम अवलोकन करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि मैक्सिमम सीट ऐसी थी जहां पर मौजूदा कांग्रेस के विधायक थे। अपने गढ़ को बचाने के लिए ही कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रैलियां करवाई हैं, जबकि अगर स्ट्रेटेजी थी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की तो सिरसा साइड को रैली नहीं करवाई गई। आप देखेंगे कि और हिसार में बहुत कम रैलियां हुई, अंबाला साइड देख लीजिए, अब बहुत कम जिस तरीके कहा जा सकता है रैलियां हुई है। मेवात में एक रैली हुई, मेवात में कोई बड़ी रैली 2-3 होनी चाहिए। मेवात में भी पहले कांग्रेस के एमएलए याद हैं, वहां पर देख लीजिए जहां जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस की रैलियां बहुत कम हुई हैं। स्ट्रेटेजी यही रही कि मौजूदा जो एमएलए हैं उनको बचाया जाए और साथ ही साथ जो और हमने टिकटें दिए उनको जिता के लाया जाए। तो फिर एक लॉन्ग रन में थानेश्वर अगर कांग्रेस ये सोचकर चल रही है कि जो बीजेपी का गढ़ है उसको टच नहीं करना है या फिर नहीं हो सकता ये कह सकते हैं, तो फिर विजय पताका कांग्रेस कैसे लहरा पाएगी वो भी। और वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भीतर घात की प्रॉब्लम है। सारी चीजें सेट हो जाती है लेकिन आखिर में आकर के पहले मैं वाली जो लड़ाई है वो होती है। हरियाणा में भी लगभग वही नजर आया है। शिखा बिल्कुल ठीक कहा आपने, हरियाणा में बिल्कुल वही नजर आया। लेकिन कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी कि जो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ने चूंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता में थी, उसने उनको ये लगा कि बीजेपी के गढ़ में चूंकि उतने विकास कार्य नहीं हुए जितने लोगों को उम्मीद थी, बीजेपी के गढ़ में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, इसलिए बीजेपी के गढ़ को ना छेड़ा जाए, वहां तो ऑटोमेटिक ही हमारे विधायक जीत जाएंगे। तो बीजेपी के गढ़ में उन्होंने शायद कांग्रेस ने इस स्ट्रेटेजी को लेते हुए उनके गढ़ में रैलियां नहीं करवाई, अपने गढ़ में, चूंकि जहां बीजेपी कांग्रेस के विधायक थे वहां भी विकास कार्य बहुत कम हुए क्योंकि वहां कांग्रेस के विधायक थे। चूंकि एक पॉलिसी रहती है अक्सर कि जहां पर विपक्ष का विधायक होता है तो वहां कई बार सरकारें कम काम करवा पाता है, विपक्ष का विधायक इतनी चलती नहीं है। तो उस गढ़ को बचाने के लिए राहुल गांधी और बीजेपी के कांग्रेस के जितने स्टार प्रचारक आए थे उनकी रैलियां करवाई गई और उसमें बीजेपी के गढ़ को नहीं छेड़ा गया क्योंकि उस गढ़ में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी का वहां हमें फायदा मिलेगा और कांग्रेस अपने आप विजयश्री हो जाएगी।